देखिए फ्रेंड्स, हमने आपकी ये जो हेडिंग थी गति में श्यानता या निरपेक्ष गति में श्यानता, ये पूरी हो चुकी थी यहाँ से यहाँ तक। देखिए ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको यहाँ तक ये बता दिया था। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे आता है आपका पृष्ठ तनाव या तल तनाव। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं तल तनाव या पृष्ठ तनाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन देखिए क्या होती है। इसमें कहा गया है कि किसी द्रव तथा गैस यानी कि लिक्विड और गैस के बीच की जो संपर्क सतह होती है ना, वो तनाव में होती है, यानी कि खिंचाव में होती है। किसकी इसके बीच की? एक तो लिक्विड की और गैस के बीच की जो संपर्क सतह होगी ना, उसको हम क्या बोलते, वो मतलब कि तनाव में होगी, खिंचाव में होगी। ठीक है, तथा ये संपर्क सतह पर एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करती है। यानी कि जो आपकी ये संपर्क सतह तनाव खिंचाव में होती है, इसमें कहा गया है ये जो संपर्क सतह होगी ना, वो प्रत्यास्थ झिल्ली पर एक तरह का कार्य करती है। ठीक है, ठीक है, जिसको हम बोलते प्रत्यास्थ झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि अब देखिए शुरू से देखिए एक बार। किसी द्रव तथा गैस के बीच की संपर्क सतह क्या होती है? तनाव में खिंचाव में होती है। ये ठीक है, इससे आगे चलते हैं। तथा ये संपर्क सतह पर यानी कि जो ये खिंचाव होगी, ये संपर्क सतह पर क्या करेंगे? ये प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करेगी। ठीक है, फिर आगे जो थोड़ा तनाव प्रतिबल सह सकती है, यानी कि ये जो प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करेगी संपर्क सतह, ये क्या करेगी? ये थोड़ा सा तनाव प्रतिबल सह सकती है, यानी कि थोड़ा सा तनाव प्रतिबल सहन कर लेगी। ठीक है, और पृष्ठ के इसी तनाव को हम क्या कह देंगे? पृष्ठ तल कहते हैं, यानी कि इसको हम तल तनाव या पृष्ठ तनाव बोल देंगे। इसको फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि सिग्मा इजिकल टू एफ अपॉन एल। ठीक है, इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। अब देखिए यहाँ पर जो सिग्मा है इसको बोल देंगे पृष्ठ तनाव। यहाँ देखिए जो सिग्मा है इसको पृष्ठ तनाव बोल देंगे, जो एफ है उसको तनाव बल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तनाव बल। और एल फोर लंबाई, यानी कि आप जो पृष्ठ तनाव होता है इसकी डिफिनेशन फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए इसमें लिखना है आपके कि द्रव के और गैस के बीच में एक संपर्क सतह होती है जिसको तनाव बोलते हैं, और उसमें क्या बोलते हैं? तनाव बल, और उसकी लंबाई के अनुपात को हम सरफेस टेंसर बोल देंगे, यानी कि पृष्ठ तनाव तल तनाव बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब जो ये पृष्ठ तनाव तल तनाव होता है इसके कुछ उदाहरण है। जैसे कि देखिए बारिश में पानी की गिरती हुई बूंद संसंजन तथा तरल तनाव के कारण ही गोलाकार होती है। ठीक है, ये आपको जो पहले वाला उदाहरण है, जैसे ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि बारिश में गिरती बूंदों में कौन सा तनाव होता है, यानी कि कौन सा बल होता है, तो उसमें आपको लिखना है पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए फिर किसी वृक्ष में द्रव यानी कि जो द्रव का जो चढ़ना, यानी कि किसी वृक्ष में द्रव का चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना, यानी कि इस क्रिया में आप कह सकते हैं कि जैसे कि आप वृक्षों की पौधों में पानी डालते हैं तो ऊपर टहनियों के द्वारा ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसके आगे आता है कैपिलरी क्रिया में, और इससे अगला पॉइंट है तल या पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की सतह पर धूल आदि के कण रुके रहते हैं, यानी कि जो तल और यानी कि जो पृष्ठ तनाव होता है ना, उसी के कारण ही पानी की सतह पर धूल के कण रुके रहते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे कि पानी की सतह पर धूल के कण रुके रहते हैं। वे किसके कारण रुके रहते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण ही रुके रहते हैं। अब इससे अगली हेडिंग है आपकी केशिका क्रिया या केशिकात्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या गया है कि यदि बहुत कम व्यास 12 mm से कम, यानी कि आपको एक नली ले लेनी है, नली, और जिसका डायमीटर रखना है आपको 12 mm या 12 mm से कम। ठीक है, कि किसी नली को किसी द्रव में डुबोया जाता है, यानी कि आपने कोई नली ली और उसको आपने किसी द्रव में डुबो दिया जिसका व्यास रखा है हमने 12 mm, तो जो नली होगी उस नली में द्रव ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर रहेगा। देखिए तो नली में द्रव का जो तल होगा, यानी कि जो लिक्विड का लेवल होगा, वो नीचे रह सकता है या ऊपर उठ सकता है। यानी कि देखिए जैसे ही आप नली को द्रव में ज़्यादा नीचे की ओर डुबाएंगे तो जो उसका तल होगा वो ऊपर उठेगा, और अगर आप उसको कम डुबाएंगे तो उसका तल नीचा रहेगा। ठीक है, तो इस क्रिया को ही केशिका क्रिया व द्रव के इसी गुण को केशिकात्व कहते हैं।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों की शाखाएं तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकाओं की क्रिया द्वारा ही पहुंचते हैं। यानी कि जैसे ही आप पौधों की जड़ों में पानी डाल देते हैं तो जो ऊपर की ओर पानी जाता है उसमें वो किसी के क्रिया के द्वारा ही जाता है। ठीक है, और सेकंड देखिए, लालटेन में मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम। यानी कि जब आप लालटेन जलाते होंगे तो उसमें नीचे की सरफेस में, नीचे के डिब्बे में, उसमें आपको मिट्टी का तेल भर देते थे, जिससे कि जो आपका मिट्टी का तेल था वो उसके जो लालटेन में आपकी बत्ती लगी रहती थी उससे ऊपर की ओर चलता होता था। वो किसके कारण होता है? वो केशिकीय क्रिया या कैपिलैरिटी के कारण ही होता था। ठीक है, यानी कि लालटेन में मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम बत्ती के धागे के बीच बनी केश नली के द्वारा ही ऊपर चढ़कर जलता था, जैसे कि हमने आपको अभी बताया। ठीक है, अब देखिए, सपोज करिए आपके पास कोई कंटेनर है, कोई बॉक्स है, इसमें आपने पानी लिक्विड भर रखा है और ये आपके पास नली है 12 mm की। ठीक है, जैसे ही आप इस नली को इसमें डुबोएंगे, लिक्विड में डुबोएंगे, तो उसका तल ऊपर नीचे की हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए इसका जो तल है यहाँ तक है, ऐसे। ठीक है, तो हमने इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट ले ली h। फिर इसमें कहा गया है, इसमें हमने लिक्विड पानी ले रखा है। ठीक है, फिर पानी के स्तंभ का भार बराबर, यानी कि जो पानी है उसका जो स्तंभ है उसका भार। ठीक है, यानी कि जो ये पानी है इसके स्तंभ का भार ये वाला, और तल तनाव बल का ऊर्ध्वाधर, यानी कि इस पर जो ऊर्ध्वाधर तल तनाव बल लग रहा है वो देखिए। जो पानी का स्तंभ भार आ जाएगा ये आपको याद कर लेना है, W × π/4 d² × h बराबर सिग्मा कोस अल्फ़ा पाई डी। ठीक है, इससे आपको फॉर्मूला बनाना है, ये आपको याद करना ही होगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम h हाइट निकालते कि कितना केशिकीय, यानी कि यहाँ से केशिकीय ने लिए इसमें कितना तल तक पानी भरा है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे। देखिए, जो ये 4 है इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 4 सिग्मा कोस अल्फ़ा पाई डी, और बाकी सब W पाई d², ये सब इसके नीचे आ जाएगा। देखिए, मैं इसको कर दिखाता हूँ। देखिए, हमने ये लिया था, ये क्या था? ये पानी के स्तंभ का भार, और ये क्या था? ये ऊर्ध्वाधर बल पर जो तनाव बल लग रहा है। अब हमको क्या चाहिए? यहाँ से h का मान चाहिए। अब h का मान कैसे निकालते हैं? देखिए, h = ये सिग्मा कोस अल्फ़ा × पाई डी, ये तो ज्यों का त्यों रख दिया। अब ये देखिए, पाई, ये 4 है पाई के बट्टे में, यानी कि आपको जब 4 को बराबर से इस साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ पर भाग में इस तरफ गुना में आ जाएगा। ठीक है, फिर बटे। अब देखिए, ये सब इसके नीचे आ जाएंगे, पाई d², एक तो आपका W आ चुका है, W पाई आ जाएगा और d² आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आ गया। अब देखिए, इस पाई से ये पाई कट जाएगा और इस d से ये d कट जाएगा, यानी कि आपके पास बच जाएगा h = 4 न्यू सिग्मा कोस अल्फ़ा अपॉन WD, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर डायरेक्ट निकाल कर रख दिया है, h = 4 सिग्मा कोस अल्फ़ा WD, आपको याद कर लेना है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, अब आगे चलते, एक नोट पॉइंट देखिए, यदि आपेक्षिक संहति दी हो तब W आपेक्षिक भार के बदले ρg रखेंगे। यानी कि जब आपको आपेक्षिक संहति, यानी कि जो डेंसिटी होती है, यानी कि W, तो उसकी जगह आप क्या रखेंगे? W = ρg ले लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट में ये कहा गया है। ठीक है, अब आपकी अगली हेडिंग है, देखिए, दाब एवं वाष्प दाब, जिसको बोलते हैं प्रेशर एंड वेपोर प्रेशर। अब इसकी डिफिनेशन देखिए, इसमें कहा गया है कि तरल द्वारा सतह के इकाई अक्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? दाब या वाष्प दाब। वाष्प दाब नहीं, इकाई दाब हो जाएगा, क्योंकि उस पर इकाई अक्षेत्रफल पर लगेगा ना। यानी कि देखिए, तरल द्वारा, यानी कि लिक्विड द्वारा जब आप इकाई अक्षेत्रफल पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। यानी कि तरल द्वारा, यानी कि लिक्विड के द्वारा, पानी के प्रेशर के द्वारा, या कोई सा भी लिक्विड ले लीजिए, उसके द्वारा सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब या
इकाई दाब या दाब तीव्रता कहते हैं। ठीक है, या इसके 3 नाम हो चुके हैं, एक तो दाब, एक इकाई दाब या दाब तीव्रता। ये आपको याद कर लेना है कि ये तीनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख देगा दाब का, इसको बोलेंगे स्मॉल p इज इक्वल टू P अपॉन A। P जो ये P रहेगा यहाँ पर ये कैपिटल P रहेगा, ये स्मॉल p रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आते अगली हेडिंग देखिए, वाष्प दाब। वाष्प दाब को बोलते हैं वेपोर प्रेशर। ठीक है, सभी द्रव वाष्पित होकर गैस बनते हैं, यानी कि जो जितने भी हमारे पास लिक्विड होते हैं उनको जब हम गर्म करते हैं तो एक गैस के रूप में प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि सभी द्रव वाष्पित होकर गैस बनाते हैं। वाष्प का कुल भार, यानी कि जो आपकी वाष्प होगी उसका कुल भार और प्रभावी सतह का क्षेत्रफल, यानी कि जिस सतह पर क्षेत्रफल लगेगा उसके अनुपात को वाष्प दाब कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो अगर आप वाष्प दाब इक्वल टू वाष्प का कुल भार या अपॉन प्रभावी सतह का क्षेत्रफल, आप इसकी डिफरेंशियल फॉर्मूले से बना सकते हैं कि वाष्प का कुल भार और प्रभावी सतह पर क्षेत्रफल के अनुपात को वाष्प दाब कहते हैं। इसको वाष्प दाब बराबर हो जाएगा P अपॉन के A। ठीक है, अब आगे देखिए, अगली हेडिंग है आपकी संपीड्यता, जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है। संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी तरल का वह गुण है, यानी कि ये लिक्विड का ही प्रॉपर्टी है, लिक्विड की गुण है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चल रहा है। ठीक है, जिससे तरल पर बाह्य बल लगाने पर उसके आयतन में कमी होती है, यानी कि ये जो संपीड्यता होता है ये लिक्विड का ही गुण है। और जैसे कि आप किसी तरल पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो उसके जो आयतन में कमी हो जाएगी, यानी कि उसके आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यह कमी वाष्पों और गैसों में अत्यधिक होती है, यानी कि जो ये आप बल लगाएं, बाहर से बल लगाएंगे लिक्विड पर, वो क्या होगा कि जो वाष्प होंगे और गैस होंगे इनमें ज़्यादा होगी। ठीक है, और द्रव में यह नगण्य यानी कि जीरो होती है, यानी कि ठोसों में, यानी कि इसमें द्रवों में नहीं होती। ठीक है, अब देखिए गणितीय रूप में संपीड्यता को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि गणित के रूप में इसका एक फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा आयतन का प्रत्यास्थता गुणांक K इज इक्वल टू प्रतिबल अपॉन के विकृति। ठीक है, तो इससे यहाँ पर आपका फॉर्मूला निकल जाए K इज इक्वल टू माइनस के डी P अपॉन के dV बाई V। इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या आप ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, अब ये आपकी लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की। ठीक है, फिर ये चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तरलों पर तापमान व दाब का प्रभाव, यानी कि जो लिक्विड है उन लिक्विडों पर टेम्परेचर का और जो प्रेशर लगाते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़े, यानी कि लिक्विड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दोनों लगाने पर, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं तापमान के लिए देख लेते हैं। तरलों पर तापमान यानी कि टेम्परेचर पर, यानी कि जो तरल होते हैं तरलों पर जब हम टेम्परेचर लगाएंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ाने से, यानी कि जब हम तापमान को इंक्रीज़ करेंगे तो गैसों का जो आयतन है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि तापमान बढ़ाने से गैसों का आयतन बढ़ता है या उसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, फिर देखते हैं तरलों पर दाब, यानी कि जब तरलों पर दाब लगाएंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब बढ़ने पर गैसों का आयतन कम होता है। देखिए दाब बढ़ने पर क्या होता था, गैसों का आयतन बढ़ता था, लेकिन यहाँ पर दाब के केस में दाब बढ़ने पर गैसों का आयतन कम होता है। ये ध्यान रखना है, इसमें डिफरेंस हो चुका है इतना। ठीक है, और द्रवों पर तापमान तथा दाब का नगण्य प्रभाव होता है, यानी कि जो ठोस चीज़ें होती है उस पर टेम्परेचर का और प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नगण्य जीरो प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आपके चैप्टर की लास्ट टॉपिक थी और चैप्टर की लास्ट वीडियो तो नहीं है। ठीक है, इससे इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वे कराएंगे। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो आप इस चैप्टर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम वर्धन स्टडी है। आप वहाँ पर इस चैप्टर का PDF मिल जाएगा। ठीक है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे अगली वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स कवर करा देंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।